साइबर के क्षेत्र में आए दिन नए क्राइम्स हो रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, एक समन्वय केंद्र है जिसे हम कह सकते हैं साइबर क्राइम का नोडल एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और आई4सी का एक मेन मोटो, एक विजन भी यही है कि एक साइबर क्राइम में एक प्रॉपर एक साइबर इकोसिस्टम, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मेंटेन करना ताकि लोग अपडेट रहें। होता क्या है कि आज के पर्सपेक्टिव में साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक कॉमन, डिजिटल हर चीज़। आप किसी भी साइबर क्राइम की बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं एक क्राइम से, एक इंसिडेंट से लिंक है। एंड व्हेन यू से अबाउट न्यूबीज के जो फुटप्रिंट्स हैं और जो एक ऐसा हैकर या प्रोफेशनल जो काफ़ी प्रो है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। नमस्कार दोस्तों, गौरव बत्रा शो में आपका स्वागत है। रक्षित रंजन जी से मोडस ऑपरेंडिस के बारे में, कैसे हैकर अटैक करते हैं, कैसे ये पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों ये ट्रैक नहीं हो रहा है, तो कैसा लगा आपको ये सब सुन के, कैसा लगा ये सब जान के। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक ऐसे गेस्ट से आपको मिलवाने वाला हूँ जो फोरेंसिक की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। इंडिया में कोई भी ऐसे फ्रॉड्स जो हो रहे हैं और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो हर जगह पे उनकी राय ली जाती है। वो खुद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फोरेंसिक के साथ साथ अवेयरनेस पे भी काफ़ी उनका चर्चा रहता है। तो मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ दीपक कुमार जी से, जिनको हम सब D3 के नाम से जानते हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि फोरेंसिक आखिर क्या चीज़ है, फोरेंसिक में हमें कहाँ पे तकलीफ़ आ रही है और कौन से ऐसे जो हैकर्स टूल्स यूज़ करते हैं जिनकी वजह से ये फोरेंसिक मुश्किल हो जाती है। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि फोरेंसिक की फील्ड में क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है और कैसे हम अपने जो डिजिटल फुटप्रिंट है उनको सेफगार्ड कर सकते हैं ताकि हम अटैकर्स के हाथों में ना आए, और कैसी ऐसी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है और अगर हमें पुलिस के पास जाना है या फिर कोर्ट में जाना है तो वो कौन सी चीज़ों का और किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं दीपक कुमार जी से। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। आपका गौरव बत्रा शो में स्वागत है। आपने मेरे कुछ अगर पुराने एपिसोड देखे होंगे इस शो के, तो हमने साइबर क्राइम पे एक मुहिम और अवेयरनेस चलाई है जिसमें हमने भरत पंचाल जी के साथ, रितेश जी के साथ और फिर रक्षित रंजन जी के साथ बात करी। और उसमें बहुत सारे जो साइबर अपराध हैं वो उभर के बाहर आए कि क्या क्या अपराध हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो मैंने अभी जो मेरा पिछला एपिसोड आया था, रक्षित जी से के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उसमें आपका नाम लिया कि आप आएंगे हमारे शो पे और हम जो बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे लोग अपने एविडेंस बना सकते हैं और अगर किसी को सीखना है उसके बारे में तो कैसे एविडेंस निकाल सकते हैं और इसमें कैसे कैसे चैलेंज आते हैं। तो ये एक हमने एजेंडा सोच के आपसे निवेदन करी कि आप आइए, और हम बहुत आभारी है, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फोरेंसिक की दुनिया है उसमें आप दीपक कुमार द्विवेदी कोई नहीं जानते हैं, लोग जानते हैं तो D3। तो ये D3 कहाँ से हुआ और D3 की जर्नी जो है फोरेंसिक की कैसे शुरू हुई, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और काफ़ी वाजिब क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि D3 की शुरुआत कैसे हुई और इसका एग्जैक्टली कंसर्न क्या था। एक तो दीपक जो नाम बड़ा कॉमन होता है और समाज में लाइक साइबर के डोमेन में लोग एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं। हाँ। एक साइबर नेम हो सकता है किसी को भी जो बुलाया जा सकता है, और मेरे केस में दीपक बड़ा आम नाम था तो लोगों ने D3 DEEPAK व्हेन यू रिवर्स दैट E इट्स लाइक D3। ओके, दैट इज द कॉमन पर्सपेक्टिव। बट यूनिक पॉइंट यहाँ पे ये रहा कि जैसे मैं दीपक द्विवेदी था तो मैंने सोचा कि डॉक्टर लगाना जरूरी है। तो डॉक्टर दीपक द्विवेदी, नाउ इट गोज टू D3। But usually that is multiple things which you can say, but initially I would say D for like digital, and 3 is like EE for excellence.
So digital excellence is very common concept behind this one. It's known as a D3. So मैं कोशिश करता हूँ इस इकोसिस्टम में साइबर में बेसिकली एक डिजिटली एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकूँ पैन इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे और डिजिटल फोरेंसिक लेवल पे भी जो लोगों को इजीली समझ में आ सके. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस वन. ओके, बहुत अच्छा लगा जान के. ये मेरे लिए नई बात है. मैंने हमेशा आपका नंबर भी D3 के नाम से सेव है, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ज़रूरी है आपसे पूछना. हाँ, आपने ये सही बोला कि साइबर की दुनिया में हर एक को यूनिक चाहिए. जैसे मैं भी गौरव बत्रा से जीबी हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. तो सेम ही है, जीबी जैसे है. जीबी एक गीगाबाइट भी कह सकते हैं, जो एक कंप्यूटराइज्ड पर्सपेक्टिव है. जीबी गौरव बत्रा, सो दैट इज द यूनिक थिंग. यस यस, सो दैट इज़ हाउ इट इज़. बट हाँ, अभी आप हमें अपनी संस्था के बारे में बताइए, जो आप काम करते हैं फोरेंसिक्स में, और क्या क्या करते हैं. I4C के नाम से जाना जाता है, और क्या क्या है उसमें. बिल्कुल. देखिए, होता क्या है कि साइबर के क्षेत्र में आए दिन नए क्राइम्स हो रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. एक समन्वय केंद्र है जिसे हम कह सकते हैं एक साइबर क्राइम का नोडल एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है. और I4C का एक मेन मोटो में एक विजन भी यही है कि एक साइबर क्राइम में एक प्रॉपर एक साइबर इकोसिस्टम, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मेंटेन करना, ताकि लोग अपडेट रहें और उन्हें किसी प्रकार की साइबर क्राइम अगर होता है तो स्टेट लेवल पे कैसे उसका निवारण किया जा सकता है, उस पर कैसे कन्विक्शंस मेंटेन किए जा सकते हैं, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो कैसे उस पर चीज़ें हो सकती है. अगर आपने सुना होगा cybercrime.gov.in करके एक पोर्टल है हमारा, सेंट्रलाइज पोर्टल cybercrime.gov.in, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है दैट इज़ कॉल्ड 1930. बेसिकली यह भी काम करती है फाइनेंशियल फ्रॉड्स और डिफरेंट साइबर क्राइम्स की ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए. स्टेट से जो भी सिटीजन्स होते हैं वो लोग वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, और जिस थाने को वो लोग चूज़ करते हैं एज लाइक क्राइम पर्सपेक्टिव, वो थाना उसका निवारण करता है. सो दैट इज़ द मैकेनिज्म जनरली विच इज़ देयर. काफ़ी इसके वर्टिकल्स भी हैं, जहाँ पे फोरेंसिक लैब को देखते हुए NCFL एक है हमारा, दैट इज़ नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक्स लैबोरेटरी, दैट इज़ इन द्वारका. साइबर के क्षेत्र में एक इमीडिएट लीड लेने के लिए साइबर क्राइम में फोरेंसिक को देखते हुए एक लैब स्थापित की गई है, जो बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प करती है रियल टाइम में किसी केस में लीड लेने के लिए. तो मान लीजिए कोई क्रिप्टो पर्सपेक्टिव क्राइम है बेसिकली वहाँ पे, तो दैट इज़ वन. सिमिलरली कोई ऐसा इमेज है जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं अपने वीडियो और इमेज मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स में, दैट इज़ वन एरिया विच इज़ देयर. सो एक इमर्जिंग थ्रेट्स में साइबर क्राइम पे डीप फेक जैसी चीज़ों को स्टडी करना, सो दैट लैब इज़ हेल्प फॉर द पुलिस टू curb and find and provide the lead to the concerned agencies. That is the thing. ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग को देख लीजिए, NCTC जैसे नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है. ये एक पोर्टल है जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग इसमें जाकर के ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और समझ सकते हैं एग्जैक्टली कि नए नए क्राइम पे नए नए मॉड्यूल्स क्या हैं, और उसमें नए कैसे उनको अपने आप को अपडेट करना है नए मोडस ऑपरेंडी में. सो दैट इज़ द फैसिलिटी ऑफ NCTC विच इज़ देयर. इस तरह से आपका JCCT भी है, जॉइंट साइबर क्राइम सेंटर, बेसिकली जो मल्टीपल स्टेट्स, अगर इंटर स्टेट में कोई क्राइम हो रहा है तो किसी स्टेट से कैसी हेल्प लेनी है एक रियल टाइम में, तब जा कर के इसमें लोगों को हेल्प हो सकती है, पुलिस को हेल्प हो सकती है. सो दे हैव सम पोर्टल्स कॉल प्रतिबिंब और JMIS. ये ऐसे पोर्टल्स हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ही एक्सेसिबल है. सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ देयर. और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका NCEMU. NCEMU बेसिकली ये बताता है इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट कि साइबर क्राइम में हम अवेयर कैसे रहें, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसा की है जो लोगों को साइबर क्राइम से बचाता है. तो आपने अगर सुना होगा साइबर दोस्त करके, जो साइबर दोस्त CYB या DOST, साइबर दोस्त एक हमारा सोशल मीडिया हैंडल है जो बेसिकली आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और ये बताता है कि नए साइबर क्राइम क्या मार्केट में है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, हम उससे कैसे बच सकते हैं. सो वी ट्राई टू come through this platform as well. So that is the overall initiative from the I4C perspective. ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं. So that is the thing. और ये I4C जो संस्था है, इसको रन कौन कर रहा है? यह एक बेसिकली गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है, एक स्कीम कह लीजिए, और यह बेसिकली सारे राज्य में होने वाले इमर्जिंग साइबर क्राइम्स सिटीजन के साथ इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन पे अगर कोई चैलेंज है पॉलिसी पर्सपेक्टिव में और इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव में, कोई अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प आउट नहीं कर रहा है, या फिर पुलिसिंग पर्सपेक्टिव में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चीज़ों पे वर्कआउट करती है. सो दैट इज़ द थिंग अंडर MHA. ओके. और आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारा फोरेंसिक्स में काम कर रहे हैं, बहुत सा कुछ अवेयरनेस कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं कि जो पिछले 6 महीने रहे हैं और जिसमें बहुत सारे नए नए क्राइम उभर के आए हैं, जैसे मेरे लास्ट एपिसोड में अभी रितेश रक्षित जी भी बता रहे थे
कि क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड फ्रॉड और जो डीप फेक रिलेटेड फ्रॉड्स आ रहे हैं, और उसको बैंक्स और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उनके जो केवाईसी के जो इश्यूज हैं उनकी वजह से वो आ रहे हैं। तो ये सब फोरेंसिक जब हम करते हैं तो कहाँ पे चैलेंज आते हैं और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फोरेंसिक बहुत मुश्किल हो जाती है और एक चैलेंज क्रिएट करती है? कुछ केस स्टडीज या कुछ उसके बारे में बताएंगे तो? बिल्कुल, देखो होता क्या है कि आज के पर्सपेक्टिव में साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक अ कॉमन थिंग। डिजिटल हर चीज़ है। आप किसी भी साइबर क्राइम की बात कीजिए, वो कहीं न कहीं एक क्राइम से, एक इंसिडेंट से लिंक है। मान लीजिए कहीं पे रैनसमवेयर अटैक होता है, तो रैनसमवेयर अटैक होने के लिए एक व्यक्ति जनरली रैनसमवेयर अटैक कैसे करता है? व्यक्ति मतलब कोई प्रोफेशनल, कोई हैकर, कोई थ्रेट एक्टर, कोई एडवर्सरी, बेसिकली हाउ द टारगेट। सो इनिशियली वह यही चेक करते हैं कि कोई वेबसाइट है, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है या फिर सर्वर्स हैं जो हैकर या क्रिमिनल या प्रोफेशनल इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद कोई वल्नरेबिलिटी अगर रहती है, कोई जीरो डे एक्सप्लॉइट रहता है, वो कोशिश करते हैं उस पर घुसने के लिए, और घुसने के बाद अगर वह उन पे एक्सेस पा लेते हैं, उन वेबसाइट्स पे, उन सर्विसेज पे, डेटा डंप करते हैं। डेटा डंप करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद कोशिश की जाती है कि उनसे फिरौती मांगे ऑनलाइन किसी माध्यम से। अब ऑनलाइन के लिए वीपीएन जैसी सर्विसेज, ऑनलाइन जैसे आपका क्रिप्टो जैसा एक डिजिटल करेंसी जहाँ पे मतलब अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, डार्क वेब पे डेटा लीक करना, रिलीज़ करना, ऐसा करके तो ये मैकेनिज्म स्टैब्लिश करते हैं। एंड फाइनली जा करके उस डेटा को डार्क वेब या फिर किसी भी सरफेस वेब में, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में, किसी चैनल में वो शेयर कर देते हैं अपने हैंडल के साथ। अब यहाँ पे यह एक क्राइम हो गया है। इसको अगर एक वारदात का नाम दे तो एक साइबर इंसिडेंट, एक थ्रेट है जो हुआ है। अब माइंड में ये आता है कि इस चीज़ को देखने के लिए इंसिडेंट रिस्पांस टीम, यानी एक आधुनिक कंप्यूटर सिक्योरिटी, आधुनिक साइबर सिक्योरिटी की इनिशिएटिव वर्क की जाए, या फिर किसी नॉर्मल पुलिसिंग के माध्यम से साइबर क्राइम के थ्रू इसको हैंडल किया जाए। तो जैसा हमें पता है कि साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जो नोडल है इंडिया में, दैट इज कॉल्ड सर्ट, इमरजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इंडिया है। सिमिलरली वी डू हैव एनसीआईपीसी। अगर कुछ भी क्रिटिकल सेक्टर्स के अटैक्स होते हैं तो वी हैव टू रिपोर्ट ओवर देयर। Simultaneously, we talk about cybercrime.gov.in, that is I4C, when the people reporting over here. तो जो आपने पूछा कि इस सिचुएशन में लाइक हाउ any investigation can be work out, how the challenges can be come out, and forensically what kind of threat indicators which we can get from this domain, that is a big question. तो अब यहीं से शुरुआत करते हैं कि अगर एक किसी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर को इसमें वर्कआउट करना होगा तो वह शायद आपको टीटीपी के बारे में बताएगा कि सर अटैक ना एक सर्वर पे वल्नरेबिलिटी थी, उसके थ्रू हुआ है। और एक अब टीटीपी को थोड़ा डिटेल में बताएं। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। सो जस्ट लाइक हम कभी कहते नहीं है कि इस इंसिडेंट के पीछे इस थ्रेट एक्टर का हाथ हो सकता है, इस अटैक के पीछे इस देश का हाथ हो सकता है। तो हम देश का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उसकी गतिविधियां मालूम होती हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव, उनकी टैक्टिक्स मालूम होती है कि हाँ बेसिकली यह इसका ही किया धरा है। तो साइबर के क्षेत्र में अगर कोई थ्रेट एक्टर गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है तो हमें माइंड लगाना चाहिए ये कोई विदेशी तंत्र है, जो हॉस्टाइल कंट्री है, जो नॉन नेशन फ्रेंडली नेशन जिसे कह सकते हैं, वह इसके पीछे हो सकता है। तो वो जिस तकनीकी से अटैक कर रहा है, लाइक फेक ईमेल भेजना, फेक वेबसाइट क्रिएट करना gov.in की, या गवर्नमेंट की वेबसाइट का फेक पीडीएफ जनरेट करके मेल करना, फिशिंग मेल, यह भी एक टैक्टिस हो सकता है। सो ये टैक्टिस जब स्टडी की जाती है तो मालूम होता है। तो ये जो मैंने डिस्कस किया, ये एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बता पाएगा। वहाँ पे साइबर क्राइम प्रोफेशनल शायद इस चीज़ को ना जान पाए, एक लॉ इन्फोर्समेंट शायद इस बारीकी को ना समझ पाए। तो ये जो गैप है एक इन्वेस्टिगेटर पर्सपेक्टिव में और एक प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, दोनों को क्लब करना इज़ अ बिग चैलेंज। और इस चीज़ में हमें एक एड ऑन करना पड़ता है लीगल एंगल, कि ये किस एंगल में आता है। ये साइबर टेररिज्म में आता है, एस्पियोनाज में आता है, हैकिंग में आता है, लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस में आता है। तो काफ़ी ऐसे एंगल्स हो जहाँ पे ब्लैक मेलिंग, एक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो ये मैंने जो बिंदुओं मैंने आपको काउंट किए फैक्टर्स, इस फैक्टर्स को क्लब किया जाए तो ये चीज़ें उस यूज़र को मालूम होनी चाहिए। दैट इज़ टू बी वेरी फ्रैंक। चैलेंज की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेटा डिस्क्लोजर। अब बात कीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे अपने मोबाइल पे आपसे बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई मेक अ कॉल टू यू, माई नंबर योर नंबर, सो वी हैव वन नंबर योर नंबर, सो वी कैन मेक अ कॉल। बट सपोज आई वांट टू टॉक विथ यू थ्रू ईमेल, आई विल यूज माई ईमेल, योर ईमेल वुड बी Gmail, माई ईमेल वुड बी सम डिफरेंट मेल। So my email gateway is my mediator to जो पास करता है SMTP goes to yours. So SMTP will help in this IP part. अब आपका जो SMTP है या फिर एक्सचेंज सर्वर है या फिर मेल गेटवे है, वो अगर US में बेस्ड है, सिंगापुर में, तो पुलिस को डेटा लेने के लिए दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर।
they have a protocol, they have a mechanism. So that mechanism is very lengthy to data disclosure. अब GDPR ऐसे काफ़ी स्टेट के पॉलिसीज़ हैं, कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं. इस पॉलिसीज़ में डेटा लेना एक मैकेनिज्म के थ्रू इज़ द बिग सब्जेक्ट. तो आप ये देखिए कि क्राइम करने के लिए हमें 1 सेकंड से 1 मिनट से 1 घंटा लगता है, और डेटा लेने के लिए हमें 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल लग जाते हैं. So sometimes data disclosure is very tough for the law enforcement to get the data and to maintain the accountability exactly who is the perpetrator behind this one. So that's a big subject, big gap for the data perspective. Second, IP addresses, websites are like dynamic in nature. They are like indicative in nature as well. अभी कोई IP अलग है, 1 घंटे बाद IP चेंज हो सकती है because of the nature of the IP allocation. So hence this is also big subject like कि हमने जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन किया उसको कैसे हम रिपोर्ट में अपने चार्जशीट में क्लब करें. So emerging technologies, emerging this diversified area into technologies perspective and upcoming like generative AI, metaverse पे attacks होना, उस पर लोग जब जानेंगे ही नहीं तो उसको investigate करना, it's a big subject. And now the last is very important, that is called dependency on the tools. हम आज भी देखते हैं कि forensic solutions हैं, हम उस पर depend रहते हैं कि हम उस पर किसी इमेज को, किसी भी एविडेंस को लोड करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें ये मालूम हो जाए कि एग्जैक्टली हु इज़ बिहाइंड दिस वन. अब टूल पर निर्भर रहना, मैनुअल इन्वेस्टिगेशन, एट्रीब्यूशन ना करना इज आल्सो बिग सब्जेक्ट लाइक हु इज द मेन पिन पॉइंट. सो समटाइम्स दैट इज आल्सो बिग चैलेंज फॉर द इंडिविजुअल. एंड लास्ट आई वुड से if a user is not aware with the latest trend which is actually happening. आपने जैसे कहा ना कि अभी बीते दिनों में क्रिप्टो में इस एक्सचेंज के माध्यम से क्राइम हुआ जिसमें आप ये कह लीजिए कि जो एक्सचेंज से पहले जो बैंक का जो गेटवे था वो किसी दूध वाले का था, किसी इलेक्ट्रीशियन का था, या किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का था जिसका आपका पेमेंट गेटवे यूज़ किया गया, मतलब पेमेंट वॉलेट यूज़ किया गया. अब उस चीज़ में कंपनी का नाम कहीं पे नहीं है. तो अगर इस मोडस को लॉ इन्फोर्समेंट या प्रोफेशनल्स अगर नहीं समझेंगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स टू कैच दिस हैकर्स हु आर बिहाइंड दिस वन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. ओके और जब मैं ये हैकर्स की बात कर रहा हूँ आज के टाइम पे, इसको हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक होते हैं न्यूबीज जो इंटरनेट पे पढ़ के छोटे क्राइम कर रहे हैं. तो अगर मैं बात करूँ छोटे से जो इजी वाले फुटप्रिंट्स हैं और जो थोड़े मुश्किल वाले फुटप्रिंट हैं, तो आप उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे कि जो एक नया हैकर है वो कहाँ पे फुटप्रिंट छोड़ रहा है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला है वो कहाँ पे फुटप्रिंट छोड़ रहा है? ग्रेट, आई वुड से दिस इज अ वेरी लेजिट क्वेश्चन. एंड व्हेन यू से अबाउट न्यूबीज के जो फुटप्रिंट्स हैं और जो एक ऐसा हैकर या प्रोफेशनल जो काफ़ी ही प्रो है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है. आप नोटिस करते हैं कि आए दिन हम या कोई भी यूज़र साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंटरनेट पे जाके सर्च करता है लाइक हाउ टू स्टडी साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ टू डू एथिकल हैकिंग. एंड यूजुअली द कंटेंट विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द यूट्यूब्स एंड डिफरेंट चैनल्स. डार्क वेब की बात की जाए तो सरफेस वेब में भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हैकिंग के बारे में इट्स नॉट लाइक अ साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट और पेन टेस्टिंग. सो इट्स नॉर्मली दे डू स्टडी फ्रॉम देयर एंड दे डोंट स्टडी द consequences like to scan a website we have to use some parameters, we have to use some NDA, we have to use some policies to touch any website or server. So blindly if I use one tool to connect a server which is a Indian government or any website, like any website you can say कोई मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट है वो वेबसाइट, अगर आप उसको स्कैन करते हो किसी टूल से, आप प्रॉक्सी या फिर परमिशन नहीं लेते हो, प्रॉक्सी इस्टेब्लिश नहीं करते हो, तो सर्वर पे जो फुटप्रिंट बनता है, जो आईपी के एड्रेस वहाँ पे होते हैं कि इस तारीख में इस टूल एंड मैप ले लीजिए, न्यूक्लियाई ले लीजिए, जैसे टूल्स का नाम लिया मैंने, तो यह वहाँ पे जाकर के ICMP पैकेट जनरेट करते हैं. सो सर्वर पे ट्रैफिक जनरेट होता है कि इस IP से इसको प्रोप किया गया, कनेक्टिविटी की क्रिएट की गई, तो सर्वर पे तो IP के फुटप्रिंट बन रहे हैं. तो अब यूज़र ने यह नहीं जाना कि इसको इनिशिएट करने के लिए मुझे कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने हैं. तो यहाँ पे न्यूबीज जो होते हैं इजीली पकड़े जाते हैं. और जब प्रो की बात की जाए तो प्रो तो ऐसे होते हैं कि प्रो भी ऐसे हैं कि वो पकड़े ही नहीं जाते, उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप में शो ऑफ नहीं करते हैं. आप देख सकते हैं जब भी कोई बड़े अटैक्स होते हैं, 1 नहीं 8 नहीं 10 साल लग जाते हैं APT को आइडेंटिफाई करने में कि हु इज़ द पर्सन. पर पर्सन के बाद उस व्यक्ति को पकड़ना भी एक टफ हो जाता है, कभी कभी एक चैलेंज हो जाता है लीगल मैनर में. तो फुटप्रिंट के मामले में यह जानिए कि टू मेंटेन द एनोनिमिटी प्रैक्टिसेस सच एज VPNs, प्रॉक्सी चैनल्स, प्रॉक्सी चेन एंड मैन इन द मिडिल अटैक और लाइक इम्पर्सनेट करके
तो इनकी अपनी खुद की टैक्टिस एंटी फॉरेंसिक मैनर में बच जाती है, वो अकाउंटेबल नहीं हो पाते हैं। न्यूबीज वाले में दे यूज सिंपल पैरामीटर लाइक हैक किया, कुछ अपने कंटेंट छोड़ दिए, कभी वीपीएन ट्रायल ले लिया तो वीपीएन की आईपीज आ गई, कभी जो टैक्टिस में अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ कर ली या फ़ोन नंबर यूज़ कर लिया या फोटो यूज़ कर लिया, तो ये फंडामेंटल फुटप्रिंट्स इजीली मिल जाते हैं और लोग ट्रैक हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज और अ कंसर्न पर्टेनिंग टू दीज टू एक्टर्स। प्रो है जो हैकर्स, तो मतलब उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो कहूँगा कि शिद्दत के साथ किसी चीज़ को किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। आप किसी भी क्राइम की केस स्टडी देखिए गूगल में या फिर, और आज की इस आधुनिक परिवेश में ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वह व्यक्ति भी शामिल हैं जो कभी लॉ इन्फोर्समेंट में रहे थे, रिटायर्ड पर्सन भी शामिल हैं जो कभी इस महकमे में थे। उन्हें टैक्टिस मालूम होती है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट अबाइड एजेंसीज हो कैसे इस पे इन्वेस्टिगेट करके, तो सारे प्रारूप वो यूज़ कर लेते हैं, सारे मैकेनिज्म वो लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो पकड़ना चैलेंज हो जाता है। पर एक लोकार्च एक्सचेंज का प्रिंसिपल है लाइक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्रिमिनल कभी भी किसी सिचुएशन या किसी दायरे में आता है तो अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ के जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर प्रॉपरली किसी भी इन्वेस्टिगेशन को रूट लेवल तक स्टडी किया जाए, सारे पैरामीटर्स को फोकस किया जाए, टाइम टेकन है नो डाउट, बट डेफिनेटली इट कैन बी वर्कआउट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ छोड़ देता है। और इसके लिए ये सारी चीज़ें कहीं लिखी नहीं है, हाँ। ये एक्सपीरियंस से आती हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने पास्ट में काफ़ी लेवल पे एक्सपीरियंस में काफ़ी स्कूल से, कॉलेज से, कॉर्पोरेट से, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, कैसे काफ़ी स्टडी किए, जहाँ पर उन सिचुएशन ने मुझे सिखाया कि कैसे क्राइम्स को एड्रेस किया जा सकता है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली रूटीन में ला करके किसी परपिट्रेटर को या किसी भी सस्पेक्ट को पता किया जा सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो दैट इज थिंग। तो यस, इट डिपेंड्स, बट FBI या फिर किसी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात की जाए तो हाँ, 25% केस ऐसे होते हैं जहाँ पर हैकर की परिभाषा या फिर उस एक्टर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है एग्जैक्टली क्या। तो यस, उन चीज़ों में, पर मैक्सिमम केसेस में यस दे कैन बी वर्कआउट। कोई एक ऐसा केस बताना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस में जो सोल्व करना मुश्किल था, पर सोल्व होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस फील्ड में हूँ और मैं किसी को मदद कर पा रहा हूँ या कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ? कोई भी ऐसा? बिल्कुल, ऐसे काफ़ी केसेस हैं, बट एक केस है जिसमें यह एक फॉरेन कंट्री का केस था, और इस केस में इट्स लाइक अ बैंक रॉबरी केस। बैंक का बहुत बड़ा केस था जहाँ पे कुछ ऐसे फॉल्स ट्रांजैक्शन हुए थे जहाँ पे प्रॉपर AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश नहीं किए गए थे। और यह चीज़ें जब हमें मालूम चली तो रिजल्ट ये निकला कि उसमें एक इनसाइडर इन्वॉल्व था। इनसाइडर बेसिकली एक ऐसा डिसकंटेंट एम्प्लॉय हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद कंपनी में काम कर रहा हो और वो नाखुश हो, या शायद उसको पूरी चीज़ें मालूम हो और वो अंदर की चीज़ें बाहर फैला रहा हो या फिर पास कर रहा हो। तो इस तरह की चीज़ों में ये चीज़ें हुई थी जहाँ पर जब केस मिला यूजुअली फॉरेंसिक को देखते हुए तो कहा गया कि आप पूरा स्टडी कीजिए और पता कीजिए एग्जैक्टली कि इसमें सस्पिशियस एलिमेंट क्या है। When I say suspicious element, it's like an attribute to the person or account numbers or the like who are handling the situation. And finally we got to know that like कि वेबसाइट हो या सर्वर हो या कोई वनरेबिलिटी, कोई वीकनेस नहीं थी, परंतु उनके एक मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ वनरेबिलिटी थी जिसके थ्रू ये चीज़ें पास की गई और ड्रिल डाउन किया गया तो फ़ोन का कनेक्शन मिला, फ़ोन को स्टडी किया गया, तब व्यक्ति की पर्सनल चैट्स मिली। पर्सनल चैट से जब मालूम चला गया तो कैमरे की फुटेज से वी गॉट टू नो कि संडे वो व्यक्ति आया था। इट्स लाइक अ लिंकेजेस। सो इफ आई वुड से डिपेंडिंग ऑन वन टूल, फॉरेंसिक टूल, एंड आई यूज़ कंप्यूटर एविडेंस टू स्टडी, और मुझे डेटा मिल जाएगा, नहीं आपको उसको ट्रेल को, उस पॉइंट्स को लिंक करके लास्ट तक पहुंचना होता है। मैंने फाउंड दैट कि संडे को कोई व्यक्ति ऑफिस गया और छुट्टी के दिन और उसने कुछ ऐसा किया, ये सस्पिशियस एक्टिविटी हमें उसको पॉइंट कर दिया और हमने फिर पूछा कि व्हाई यू हैव डन दिस, देन ही क्लियर्ड एवरीथिंग, यस आई डिड दिस मिस्टेक, आई गॉट सो सॉर्ट ऑफ मनी एंड दिस इज द सिचुएशन। सो दिस इज वन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस वेयर आई हैव काउंट ऑल द इंडिकेटर्स इन दिस रो। ओके। और आपने एक बात बताया कि फोरेंसिक जो है एक्सपीरियंस से आती है, राइट? और अभी आजकल का युवा जो है बहुत साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जा रहा है और एक उनको फील्ड बताया जाता है कि फोरेंसिक का है, आप उसमें पढ़ाई करिए, उसमें स्टडी करिए और अच्छा स्कोप है क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे हैं। Correct. तो अभी उन्होंने शुरू तो किया, एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब्स नहीं है।
तो ये एक कैच द वो वाला 22 सिचुएशन हो जाता है, जैसे चिकन और एग सिचुएशन विच विल कॉल। तो आपके लिए हिसाब से जो नया युवा है उसको कहाँ से एक्सपीरियंस लेना चाहिए? और सबसे पहले मैं अगर एक्सपीरियंस से पहले बात करूँ तो फोरेंसिक की पढ़ाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं और एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनको, तो उस पर थोड़ा विचार। ये एक मेरा पर्सनल कंसर्न है, जो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा पहले, क्योंकि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि क्राइम का रेट है जो एक नया है, बिल्कुल एक नई चीज़ है, और जो सिलेबस हमारा है फॉरेंसिक का वो आउटडेटेड है। तो एक गैप तो पहले ही मेंटेन हो गया। आप जो पढ़ रहे हो उसमें आप फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ते हो, थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ते हो कि लाइक हाउ टू डू इमेजिंग, हाउ टू डू कार्विंग द इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज दिस फॉरेंसिक, व्हाट इज डेस्क फॉरेंसिक, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स आते हैं। बट जैसा आपने कहा कि क्राइम बढ़ रहा है तो नए क्राइम के नए मोडस होंगे, नए मोडस के नए मेथड होंगे, नए साइबर सिक्योरिटी अटैक। जैसे एग्जांपल लीजिए ब्राउज़र इन द ब्राउज़र अटैक, BITW करके। अब इसमें अटैक हुआ, अटैक होने के बाद अगर यूज़र को ये नहीं पता कि ब्राउज़र के अंदर एक इमेज होती है, उस इमेज में एक URL कह लीजिए जो आइडियल होमोग्राफिक अटैक है, और उस कंटेंट में आप कह लीजिए कि क्लिकिंग दैट पेज अ न्यू URL will open. So now this content is not in any forensics which is mentioned. It's mentioned in the cybersecurity OWASP attack. So study that attack and connecting with this forensic, then only you can able to solve any incident if you are working with company. So जैसे FireEye, Mandiant है, Google है, they are different big company. Why they are? Because they are updating their employees with the latest trends and attacks, and then they are able to do dismantle these kind of tactics. So the point one is to the newcomers who are into this domain, they should update with each and everything which is there. गूगल का ज़माना है, ChatGPT, जनरेटिव AI का पर्सपेक्टिव, आप देखो हर चीज़ें हैं, आप अपडेट रहिए, आप कंटेंट्स को देखो कि क्या चल रहा है साइबर पे, पहला क्या क्राइम्स आ रहे हैं, कैसे अटैक्स हो रहे हैं, साइबर किल चेन जो प्रैक्टिस है आपकी, जो एक अटैक मैट्रिक्स होती है कि क्लाउड इंसिडेंट में अटैकर कैसे घुसता है, उसका एंड कैसे होता है, उसकी एक एक स्टेप्स अगर आपको मालूम होंगी, या आप खुद नोटिस करिए कि अगर आपको किसी वेबसाइट पे अटैक करना है तो आप क्या टेक्निक यूज़ करते हो। आपने वेबसाइट की IP पता की, आपने इसका URL पता किया, आपने नोटिस किया कि इसकी सर्विस और वर्जन क्या चल रहे हैं, उसको स्कैन करने के लिए मैं अगर काली एक OS यूज़ करके ये टूल यूज़ करता हूँ तो ये इसका मेथड है। मुझे कोई IP से अटैक करना है तो मैं अपनी IP चेंज करता हूँ या कोई टूल यूज़ करता हूँ। अटैक करने के बाद आई गॉट टू नो दैट कि सर्वर पैच है, सारा अपडेटेड है, तो मैं वेट करता हूँ कि नए समय में कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं इसको अटैक कर दूँगा। आप समझिए मैंने जो सिचुएशन, जो प्रोसेस अप्लाई किया इसको करने के लिए, वही चीज़ आपको फॉरेंसिक्स या इंसिडेंट रिस्पॉन्स या फिर एट्रीब्यूशन या फिर VAPT असेसमेंट ऑडिट में ही यूज़ होती है। यह एक अच्छा हैकर भी करेगा, एक बुरा हैकर भी करेगा। समझ रहे हैं, दोनों फुटप्रिंट क्रिएट हो रही है। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं एज अ एक्सपर्ट, उनको हेल्प करने के लिए, तो आप इसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टैब्लिश कीजिए। कंपनी यहाँ सिक्योर करने के लिए अच्छे पैसे देती है, पर कुछ कंपनीज हैं जो बग बाउंटी जैसी चीज़ों में आपसे मांगती हैं कि आप हमें रिपोर्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू टू फिक्स दैट पैच और पैच दैट वल्नरेबिलिटी, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ लाइक बग का कोई बाउंटी प्रोवाइड करेंगे, हॉल ऑफ फेम देंगे। तो लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजीज अपडेट रही, दैट इज़ वन। पॉइंट नंबर 2, आपका जो एजुकेशन है, आप चाहे BTech करिए, BA करिए, आप अपना ग्रेजुएशन, कहते हैं इंडिया में ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएंगे, आप भले ही तोप खा होंगे किसी चीज़ में, बट आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है, कहाँ से किया है, हर चीज़ पूछी जाती है। तो ऐसा मत बनिए कि अरे मैं तो ड्रॉप आउट हूँ। अच्छे लोग भी हैं ड्रॉप आउट स्टार्टअप वाले, पर आप कंपैरिजन कीजिए 100 में 1 है। अगर आप 100 में 1 बनना चाहते हो तो आपका जो कंसर्न है कि मैं ड्रॉप आउट करके अभी अच्छा पैसे कमा रहा हूँ, तो आप उस रिदम को फॉलो कीजिए, आप आगे जा सकते हैं। पर अगर आप सोचते हैं नहीं यार अभी तो 3-4 साल अच्छा था, फिर उसके बाद फैमिली प्रेशर, फिर शादी, ये वो समाज, फिर ये टेंशन, फिर आप उसमें रिदम से टूट जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अर्निंग के लिए मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, आप समझिए वहीं पे आप फिसल जाते हैं। सेकंड पॉइंट आपका होता है पेशेंस एंड डिसिप्लिन, एंड आप कह लीजिए कि परसिवरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज के पर्सपेक्टिव में ना कंपैरिजन फैक्टर में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, यूथ के अंदर। वो सोचते हैं कि इसको उतना जल्दी सक्सेस कैसे मिल गया। आप सोचिए कि उसने मेहनत की, उसने उसको दिन रात स्टडी किया, वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट रहा और एक पॉजिटिव माइंडसेट से उस चीज़ को करता रहा कहीं ना कहीं पे। तो आप समझिए कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो आप मुझसे पूछिए, मैंने 3-3 महीने में लोगों को बदलते हुए देखा है। वह कहाँ होटल मैनेजमेंट में थे, वो कहाँ एक रील देखा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, तो बोला सर मुझे हैकिंग सीखनी है। अब उन्हें पूछते भी नहीं बन रहा
इज़ नॉट अ राइट टर्म कि मुझे हैकिंग सीखनी है. दे हैव टू स्टडी लाइक साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुझे सीखना है. इट्स अ वेरी बिग इकोसिस्टम. So when they studied 3 month dedication and all, and finally they got succeed. They said कि सर आई एम good into training. तो मैं अभी एक मेरा कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कि मैं इस पर अच्छा कर सकता हूँ, पर मैं साइबर सिक्योरिटी वाली डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करूँगा. सो व्हेन आई से लाइक दिस, सो इट्स लाइक अ वे एंड द पाथ. सो सेकंड पॉइंट इज डिसिप्लिन अबाउट दिस वन. थर्ड फैक्टर जो है वो है सर्टिफिकेशन. मैं सर्टिफिकेशन पे जोर इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आप अगर आईफोन लेके चलते हैं सपोज करिए, तो आपका स्टेटस सिंबल वही डिफाइन हो जाता है. दिस इज माई क्लियर आंसर. मैंने नोटिस किया है. सो दिस सर्टिफिकेट्स जस्ट लाइक एन आईफोन यूजुअली. सो एक मार्केट सिंबल में अगर आपकी सीवी रखी हुई है, उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है कि आपने ये सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेशन, ये वॉलंटियर, ये अटेंड भी किया है, आपने किसी प्रोग्राम को अटेंड भी किया है साइबर सिक्योरिटी, वो एक यूनिकनेस देती है. तो रेस्ट आपकी जो मल्टीपल चीज़ें उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. सो दीज आर द पैरामीटर्स फॉलो करने के लिए. सो इट्स नॉट लाइक आई हैव दिस CGPA एंड ऑल लाइक आई एम डन, बट योर अपडेट्स, योर LinkedIn content, your activeness on the social media, you're connecting with the leaders into the cyber security, that is really important for the same thing. श्योर. दीपक जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया कि कैसे वो इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस है और कैसे उनको चाहिए. पर एक चीज़ होता है कि मैंने फोरेंसिक्स के बारे में सीख भी लिया. अब सीखने के बाद अभी एविडेंस भी ला रहा हूँ, मैं जगह पे पहुँच भी गया और कलेक्शन भी कर लिया. पर जो हमारे कोर्ट के और जो लीगल नॉर्म्स हैं, जो मैं बोलता हूँ कि बहुत थोड़े मुश्किल हैं, और डिजिटल एविडेंस जो है वहाँ पे मान्य है कि नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस है, राइट. कुछ ऐसी गाइडलाइंस के बारे में आप बताना चाहोगे कि एज ए इन्वेस्टिगेटर मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एक केस सोल्व कर रहा हूँ, एविडेंस तो है पर अभी उसको कोई मान नहीं रहा है. बिल्कुल. देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फॉरेंसिक मतलब ही होता है लाइक स्टैंडर्ड में रह करके, दायरे में रह करके फैक्ट प्रोड्यूस करना. दैट इज़ अ वेरी क्लियर कंसेप्ट. अगर मैं कहूँ कि मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ और मैं किसी एविडेंस को निकाल सकता हूँ, पर अगर मैंने कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन कोर्ट और बोर्ड ऑफ मेंबर्स. इवन दो साइंटिफिक अफसर्स होते हैं, सीनियर अफसर्स होते हैं साइंटिफिक, जो बेसिकली स्टैंडर्ड का पालन करते हुए, एक स्टैंडर्ड टूल्स को यूज़ करते हुए फैक्ट को निकाल करके पब्लिश करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वह कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सके. मेरा कहना ये है कि जैसे ISO की गाइडलाइंस हैं 27037 कह लीजिए, या फिर ISO स्टैंडर्ड के लिए लैब के लिए 17025, दैट इज़ आल्सो देयर, विच टेल्स कि लैब का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होना चाहिए. वन, और किसी भी एविडेंस को आइडेंटिफाई करना, स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव में स्टडी करना. जैसे आप कह लीजिए स्वेच की गाइडलाइंस हैं, ECPO NIST स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस है, जो ये बताती है क्राइम को कैसे अंजाम देना है, और अगर अंजाम हो गया है उसको कैसे एविडेंशियली वॉल्यूम, एविडेंशियली आउटपुट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट निकाल करके उसको अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत करना है. तो उदाहरण के लिए मोबाइल फोरेंसिक की बात की जाए, अब जो SOP है, अब आए दिन नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नए ओपन सोर्स टूल्स भी आ रहे हैं. तो अगर मैं ये कहूँ कि एक मैं कॉन्टेम्प्रेरी या फिर एक ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फॉरेंसिक करने के लिए, और मैंने ओपन सोर्स टूल यूज़ कर लिया और मैंने इसको रिपोर्ट पे लगाया, तो पहली बात तो आपने एक सिंपल प्रोसेस यूज़ किया. क्या वो टूल मान्य था? पॉइंट 1. क्या जो मैकेनिज्म आपने स्टैंडर्ड फॉलो किया, क्या वो मान्य था? दैट इज़ 2. तो समटाइम कोर्ट में सिंपल क्वेश्चन दैट कि आपने क्या टूल यूज़ किया है. आप एक SME बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, टेल दिस इज़ दिस. बस जो प्रोड्यूस करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कोर्ट में जो व्यक्ति बताएगा, वह एक अलग ही मैकेनिज्म है उसका, तो उसको इस चीज़ के बारे में होना बहुत ज़रूरी है. तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आप जो टूल्स यूज़ करें उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाइबल रखें कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ओपन सोर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. आप 2-3 ओपन सोर्स टूल्स यूज़ करके कम से कम एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करिए, ताकि आप दिखाइए बेंच मार्किंग करते हो कि सब में सेम आया है. और जो कमर्शियल टूल्स हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ क्लियर एंगल. सेकंड, जो SOP कहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस ये बताती हैं कि कंप्यूटर अगर ऑन है, सर्वर अगर डेटा लेना है किसी से या मोबाइल, तो हर एरिया के अलग अलग IoT ड्रोन को लेकर के स्टैंडर्ड्स हैं. तो क्या आपने उस मैकेनिज्म में डेटा लिया है और आपने ऐसे प्रोड्यूस किया है, तो डेफिनेटली वर्कआउट होती है. सो दैट इज़ द सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट. हमारा कन्विक्शन जीरो नहीं कह सकते, मतलब सिंगल फिगर में क्यों है, उसका ये रीज़न है कि जो टैंपर हो जाता है एविडेंस, वह ही आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमें टैंपरिंग नहीं करनी है. हमें कंप्यूटर अगर बंद है तो उसको उस मैकेनिज्म में यूज़ करते हुए, एविडेंस को एक्सपोर्ट करते हुए, फॉरेंसिकली रीड करते हुए रखना है. तो अगर आपने सीज़ किया है 15 अगस्त को और लैब में उसको ले गए, और 15 अगस्त के बाद अगर वो ओपन होता है एविडेंस, तो आपने टैंपर कर दिया. तो फंडामेंटल तो वही देखना. तो सर्च एंड सीजर जो एविडेंस का है, या लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, पुलिस के लिए
और यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको टैम्पर न किया जा सके। अभी देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, आपने 3 लिए नाम, एक तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो गया, एक पुलिस हो गया, तीसरा यूज़र हो गया। पहले 2 के लिए क्योंकि उन्होंने इसमें स्टडी की है, ये चीज़ों को सीखा है और वो कोर्ट के क्या प्रोसीजर है जानते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक यूज़र के लिए, अभी मैं हूँ या एक मेरी एक छोटी कंपनी है, यहाँ पे एक रैंसमवेयर आ जाता है या किसी ने मेरा डेटा निकाल लिया या कुछ चोरी हुई। अभी मेरे पास तो इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं और मैं जाके एक एफआईआर करूँगा, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी थोड़े टाइम के बाद पता चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एज ए यूज़र मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं किसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को इंगेज कर रहा हूँ या पुलिस के पास जा रहा हूँ उससे पहले, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जाने कि बेसिक एंड यूज़र के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतना तो करना है एफआईआर से पहले। देखिए, वी should not use this investigator, it could be like incident responders, a proper word which we can say। यह अगर दायरे में आता है पुलिस के पर्सपेक्टिव में तो इन्वेस्टिगेटर कहलाया जाता है। एक कॉर्पोरेट में इसको इंसिडेंट रिस्पॉन्डर भी कह सकते हैं, जो किसी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं। कोई इंसिडेंट अगर होता है तो सबसे पहला होता है ट्रायज करना। ट्रायज मतलब लाइक अपने एविडेंस को सिक्योर करना। जैसे रैंसमवेयर की बात की जाए तो उसका एक सिंपल सा एक गाइडलाइन है कि आप नेट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक रियल टाइम कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हो सकें। एविडेंस को सिक्योर कीजिए। कोई बैकअप अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है रियल एनवायरनमेंट में, उसको डिस्कनेक्ट करिए। तो हर एविडेंस, हर थ्रेट, हर साइबर थ्रेट के पीछे, हर साइबर इंसिडेंट के पीछे एक डिफरेंट प्ले बुक होती है। प्ले बुक फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ वन। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट को कुछ देना चाहते हैं, एफआईआर करना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आपसे वो इंडिकेटर्स पूछता है कि आपको कैसे मालूम चला, आपका क्या लॉस हुआ, आपको रैंसम नोट कहाँ से आया, आपसे क्या मांगा जा रहा है, आपको कब मालूम चला ये हुआ, किस प्लेटफॉर्म पे मालूम चला। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं अगर आप ये प्रॉपरली देते हैं तरीके से, तो लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस को भी ईजी होता है इसको ट्रैक आउट और वर्कआउट करने के लिए एग्जैक्टली कि हाँ व्यक्ति का कंसर्न ये है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि यूज़र क्या चाहता है, अपना डेटा चाहता है, एफआईआर करके किसी को पकड़वाना चाहता है, या कोई डेटा ब्रीच अगर हुआ है तो वो रूट कॉज जान करके जानना चाहता है कि किसी विदेशी तंत्र का है या इंटरनल है या कोई टेक्निकल ग्लिच है। तो ये सारी चीज़ें वो क्लियर मेंशन करें, और इसके बाद अगर कंपनी खुद ही वर्कआउट करती है अपने लेवल पे इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, तो वो भी कर सकती है। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म फॉर द इंसिडेंट रिस्पॉन्डर इंडिविजुअली विच कैन वर्क। ऐसा इंपॉर्टेंट अगर ये कुछ बड़े लेवल का है तो आई वुड से काइंडली रिपोर्ट टू सर्टिन। एटलीस्ट सर्टिन कैन आल्सो गेट टू नो कि इंटरनेशनल अटैक्स ऐसे हो रहे हैं, ताकि अगर वो बाहर पब्लिश ना करें, एटलीस्ट उनके संज्ञान में रहे कि अच्छा ऐसे अटैक्स भी हो रहे हैं, ताकि वो इस पर काम कर सकें। क्या पता आपसे कुछ लेसन लर्न जो हो रखे हो आपसे शेयर कर सकें कि आपको मालूम होना चाहिए कि सेम चीज़ इस कंपनी में हुई है, आप उनसे लिंक कर सकते हैं। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग आई वुड से रिपोर्टिंग एनसीआईपीसी एंड सर्टिन फॉर द सेम थिंग। बहुत ही खूब। एंड मुझे लग रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है बहुत सीखने को मिला होगा उनको आपसे। थोड़ा हटके कंटेंट था और आई थिंक मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है आज। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू दीपक जी फॉर शेयरिंग अमेजिंग एंड ग्रेट नॉलेज विद अस। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो एंड मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच ऑन अ द लवली शो। जेस्चर आई वुड से। थैंक यू। ओके गाइस, आप सेफ रहिए, सतर्क रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले मंगलवार 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।